हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, जब कोई देश पराधीन होता है तो किसी भी स्थिति में उससे औद्योगिक विकास संभव नहीं होता। शासन करने वाला देश यह कभी नहीं चाहता कि पराधीन देश का औद्योगिक विकास हो और वह आर्थिक रूप से समृद्धिशाली बन सके। ऐसा होने से उसे अपनी प्रभुसत्ता बनाए रखने में कठिनाई पैदा हो जाती है और इसलिए वह चाहता है कि राजनीतिक रूप से पराधीन देश आर्थिक रूप में भी पराधीन बना रहे। अपने देश भारत का उदाहरण हमारे सामने है। जब तक यहाँ अंग्रेजों का राज्य रहा तब तक उन्होंने यहाँ किसी भी उद्योग को पनपने नहीं दिया और इस प्रकार वह हमारी प्रगति के मार्ग में सदा ही रोड़े अटकाते रहे। पैराग्राफ। अभी हाल ही में कुछ आंकड़े प्राप्त हुए हैं जिनसे ज्ञात होता है कि भारत ही नहीं, एशिया में कुछ और देश भी ऐसे हैं जिन्होंने स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भारी औद्योगिक प्रगति की है। कोरिया भी एक ऐसा ही देश है जिसे भारत से कुछ ही वर्ष पहले आज़ादी मिली थी। आंकड़ों से पता चलता है कि आज़ादी से पूर्व 1944 में वहाँ जितना औद्योगिक उत्पादन एक वर्ष में होता था, अब उतना उत्पादन वह देश केवल 12 दिन में कर लेता है। भारत की तरह ही यहाँ पर सामाजिक औद्योगिकरण की राह पर चलते हुए बड़े उद्योगों को केंद्र के नियंत्रण में रखा गया और मध्यम श्रेणी तथा छोटे उद्योगों को स्थानीय उद्योग बना दिया गया। इसके साथ यहाँ छोटे उद्योगों को अधिक महत्व दिया गया। आज यहाँ के छोटे उद्योगों में विभिन्न प्रकार का उत्पादन हो रहा है। इन उद्योगों में हर वर्ष 40 करोड़ मीटर कपड़ा तो बनता ही है, साथ ही दैनिक जरूरत की प्रत्येक वस्तु इन उद्योगों में बनाई जाती है। यह सामान यहाँ इतनी मात्रा में बनता है कि इससे यहाँ के लोगों की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। इस सब का श्रेय एक स्वाधीन देश के आधुनिक उद्योग को ही जाता है जिसके पास अपना कच्चा माल है और तकनीकी विकास करने के लिए उत्तम कारीगर हैं। उत्तरी कोरिया की सबसे बड़ी सफलता रेलवे का विद्युतीकरण है। रेलवे विद्युतीकरण का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि उस देश की यातायात में शीघ्रता आती है, जिसके फलस्वरूप देश के उत्पादन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शीघ्रता से पहुंचाया जा सकता है और कच्चे माल की कमी नहीं रहती। इसके साथ साथ लोगों को यात्रा करने में भी सुविधा होती है तथा वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी पहुंच जाते हैं। मेरे विचार में भारत सरकार को भी कोरिया की भांति रेलवे के विद्युतीकरण पर अधिक ध्यान देना चाहिए। पैराग्राफ। माननीय मंत्री जी, पंचवर्षीय योजनाएं सरकार द्वारा निर्मित वस्तुओं की अपेक्षित मांग पैदा करने में विफल रही है और केंद्रीय सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों को स्पष्ट लक्ष्य प्रदान करने में असफल रही है। ठीक 1948 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव से लेकर मैं सरकारी कारखानों के इतिहास का अध्ययन कर रहा हूं, पर बावजूद इसके मुझे इस बात का पता नहीं लग सका है कि सरकारी कारखानों का उद्देश्य क्या है, वे क्या चाहते हैं। पैराग्राफ। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस में भी सरकारी उद्योग चल रहे हैं। वहां उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे असाधारण खतरों की स्थिति में निर्मित हों, जैसे अंतरिक्ष तथा अणुशक्ति संबंधी कार्यक्रम को लेकर सरकारी कारखाने खोले जाते हैं, परंतु उन देशों में सरकारी उद्योग क्षेत्र अपने आदर्शों की पूर्ति के लिए निजी उद्योगों को काम में लाते हैं और उन्हें इस्तेमाल करते हैं। पैराग्राफ।
कुछ लोग कहते हैं कि सरकारी उद्योगों का उद्देश्य समाजवादी समाज का निर्माण करना है और राष्ट्रीय उद्योगों में आदर्शों की ऊंची गद्दी पर बैठकर वार्षिक प्रगति लाना है। चौथी योजना तक तीनों योजनाओं के कागज भी बहुत कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों के अतिरिक्त मांगों पर निर्भर करते आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आदर्शों की ऊंची गद्दी क्या है और यह किस उद्देश्य से है? मेरे विचार में सरकारी कारखानों को केवल लाभदायकता के मानदंड से मापना ठीक नहीं। हिंदुस्तान इस्पात को देखिए, इसका उद्देश्य था देश में इस्पात की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए और अर्थव्यवस्था के आम विकास की आवश्यकता के अनुसार इस्पात की कई किस्मों को काफ़ी मात्रा में तैयार करना लक्ष्य था। यदि केवल लाभ के लिए यह कारखाना खोला गया होता तो इसकी शक्ल सूरत कुछ और ही होती। पैराग्राफ। सरकारी क्षेत्र के कारखानों की सफलता के लिए दो स्पष्ट व महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं और जो लोग उनमें काम करते हैं उनमें उचित मनोबल नितांत आवश्यक है। हिंदुस्तान इस्पात को केवल लाभदायकता के मानदंड से जांचना, इसके उद्देश्य को नज़रअंदाज करना है। जो सरकारी कारखाने देश की किसी वस्तु की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि हिंदुस्तान इस्पात, ऐसे कारखानों में पहले तो लाभ होने का सवाल ही नहीं उठता। ऐसे सरकारी कारखानों से कुछ वर्षों के लिए लाभ की आशा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें देश की उस आवश्यकता को पूरा करने का पूरा अवसर प्रदान करना चाहिए। कुछ सालों के बाद स्वतः उनसे लाभ होगा। विराम समाप्त।